अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम इक्वेशन ऑफ मोशंस और उसके बाद न्यूटन्स लॉ जो है ना डिस्कस करेंगे। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज हैं। तो सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो आप 9 क्लास में आपने ड्राइव भी की थी ग्राफिकल मेथड से, तो उसमें ये तीनों लिखी हुई हैं। वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर और 2as इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अब ये जो इक्वेशंस हैं ये यूज़फुल हैं सिर्फ लीनियर मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के लिए। ये एमसीक्यूज भी आता है इससे रिलेटेड। वेरिएबल एक्सेलेरेशन के लिए ये वैलिड नहीं है। इसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है ना वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग कंसिडर की जाती है। हम यानी स्ट्रेट लाइन मोशन कंसिडर करते हैं, उसके ऊपर ये अप्लाई करते हैं। और उसके बाद डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है ना चेंज नहीं होती। तो जो वेक्टर क्वांटिटीज़ इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन, उनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड ही हम कैलकुलेट करते हैं और इसलिए उनको एज ए स्केलर ही ट्रीट किया जाता है। तो इनके ऊपर एरो वगैरह जो है ना हम जो है ना पुट नहीं करते। तो उसके बाद फिर बात आती है फॉलिंग बॉडी की या वर्टिकली मूविंग बॉडी की। यानी अगर बॉडी अपवर्ड मूव करेगी या डाउनवर्ड मूव करेगी और उसका जो एक्सेलेरेशन होगा वो फिर लीनियरली ए नहीं होगा बल्कि वो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन होगा। क्योंकि देखें जो बॉडी मूव कर रही है उसकी मोशन में किसी किस्म का चेंज प्रोड्यूस करना है तो फोर्स चाहिए। और अगर एक बॉडी वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करती है उसके ऊपर ग्रेविटी का फैक्टर आता है। ग्रेविटी जो उसकी बॉडी की मोशन चेंज करती है उस वजह से जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है उसे हम नाम देते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसमें पहले तो इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। एक्सेलेरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन। इट इज डिनोटेड बाय जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर बॉडीज फॉलिंग डाउन फ्रीली। जी इज पॉजिटिव एंड इज नेगेटिव फॉर द बॉडीज मूविंग अप। यानी अगर आप ऐसी बॉडीज़ की बात करेंगे जो डाउनवर्ड मूव करेंगी उनके लिए जी पॉजिटिव होगा। देखो वो डाउनवर्ड आएंगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेंगी, उनकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगी। यानी जैसे जैसे वो डाउनवर्ड आती जाएंगी वी इंक्रीज़ करेगी। वी इंक्रीज़ करेगी तो उसके रिजल्ट में जी क्या लेंगे आप, पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। यानी हर सेकंड के बाद 9.8 मीटर पर सेकंड की हिसाब से वेलोसिटी इंक्रीज़ होती चली जाएगी। अगर अपवर्ड जाएंगे तो वी जो है वो डिक्रीज़ करेगी क्योंकि आप वो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वो उसको अपोज करती है। जैसे आप एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकते हैं, वो स्लो डाउन होते होते एक हाइट पे जाकर रुकती है एक लम्हे के लिए, उसके बाद फिर वापस आना शुरू कर देती है। तो वो रुकी क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम होती चली गई। तब जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हुआ उसे नेगेटिव लेते हैं। यानी जाते वक्त भी जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ही आएगा और वापस आते वक्त भी उतना ही आएगा। यहाँ बढ़ेगी यहाँ कम होगी। इसलिए जब डाउनवर्ड मोशन लेते हैं एक बॉडी की तो जी की वैल्यू हम पॉजिटिव पुट करते हैं, पॉजिटिव 9.8, और जब अपवर्ड जाते हैं तो नेगेटिव पुट करते हैं 9.8। ठीक है जी। फिर इक्वेशन थोड़ी मॉडिफाई हो जाती हैं। वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी कर देते हैं। उसके बाद फिर एस इक्वल टू वी आई, एस की जगह फिर एच आ जाता है यहाँ पे क्योंकि वो हाइट एच से डिनोट करने लग जाते हैं, और प्लस हाफ जी टी स्केयर आ जाता है। इधर 2gh और वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर आ जाता है। तो ये मॉडिफिकेशन कर दी जाती है। अगर वही अपवर्ड मोशन होगी तो फिर हम माइनस का साइन लगाएंगे जहाँ जहाँ जी आएगा। तो ये इक्वेशन थी और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये माइंड में रखने हैं। अब न्यूटन्स लॉ की तरफ चलते हैं जी। तो अब न्यूटन्स लॉ देखें सबसे पहले तो इनके बारे में जो लिमिटेशन है वो ये है कि जितने भी ये जो आप न्यूटन लॉज पढ़ेंगे यानी न्यूटन फर्स्ट सेकंड और थर्ड लॉ वो एप्लीकेबल हैं लो स्पीड ऑब्जेक्ट एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो स्पीड ऑफ लाइट की बनस्बत बहुत कम स्पीड से मूव करते हैं उनके लिए वैलिड जिनका मास बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर तो आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे जो हाई स्पीड से मूव करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करते हैं, तो वहाँ पर फिर ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो काम नहीं करती। उसके लिए हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स पढ़ते हैं, वो सेकेंड ईयर में आएगी। तो फिलहाल हम क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में ही बात करेंगे। वो फिर आइंस्टाइन की जो है ना वो थ्योरीज आ जाती हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाले चीज़। सबसे पहले तो देखें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। देखें एक बॉडी जो है ना वो सिंपली अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकती खुद ब खुद। ये बात जो है ना सबसे पहले यानी न्यूटन से तकरीबन 600 साल पहले जो है ना अबोलिसीना ने कही थी अपनी एक बुक द बुक ऑफ हीलिंग में। उन्होंने कहा था कि नो बॉडी बिगिन टू मूव और कम टू रेस्ट बाय इटसेल्फ। यानी कोई भी बॉडी खुद ब खुद चल नहीं सकती और खुद ब खुद रुक नहीं सकती। तो उससे पहले के जो साइंटिस्ट है वो तो ऐसे बोंगियाँ मारते थे, कह लो मतलब कहा जाता था कि एक बॉडी मूव करते करते रुक क्यों जाती है। तो उनका कहना था जी वो थक जाती है रुक जाती है। तो इस तरह की बातें भी होती रही हैं इनके
जब साइंस का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो अबोली सीना ने सबसे पहले बताया कि नो बॉडी बिगन टू मूव और कम टू रेस्ट बाय इटसेल्फ, यानी कोई भी बॉडी खुद ब खुद चल नहीं सकती और खुद ब खुद रुक नहीं सकती। तो उनकी ये बात वैलिड थी, लेकिन वो अप्रिशिएबल नहीं बनी, यानी अप्रिशिएट नहीं किया गया उनकी बात को। खैर फिर न्यूटन ने जो है ना लॉज ऑफ मोशन जो है ना वो बताए। अब ये है नेचुरल, यानी नेचर के लॉज हैं। अब न्यूटन ने बताया तो उनके नाम से रख दिए न्यूटन्स लॉ। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि एक बॉडी जो है ना रेस्ट में है तो वो ये चीज़ कंटिन्यू करेगी, या फिर अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तब वो उस चीज़ को कंटिन्यू करेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। यानी बॉडी अपनी स्टेट चेंज करेगी नहीं जब तक वो कोई फोर्स आके उसको उसकी स्टेट चेंज नहीं करवाएगी, एक्सटर्नल फोर्स। तो अब इसमें क्या है, ये लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। यानी इनर्शिया जो है ना वो मैटर की प्रॉपर्टी है कि वो चेंज, स्टेट में चेंज को अपोज करता है, चाहे वो रेस्ट की हो या मोशन की हो। जो स्टेट है वो कंटिन्यू करने की कोशिश करता है, उसमें चेंज को अपोज करता है। और जो इनर्शिया ऑफ द बॉडी है वो मास पे डिपेंडेंट है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो मेजर करता है एनर्जी। मास ज़्यादा होगा इनर्शिया ज़्यादा होगा, मास कम होगा इनर्शिया कम होगा। सिंपली कैसे देखें, फ़र्ज़ करें एक ज़रा हेल्दी पर्सन है और एक ज़रा स्लिम पर्सन है, आप दोनों को कहते हैं एक टाइम भागने हुए, तो वो दोनों एक टाइम भाग तो पड़ेंगे, लेकिन आप देखेंगे जो स्लिम वाला पर्सन है वो जल्दी स्पीड गेन कर लेगा, जबकि जो हेल्दी वाला पर्सन है वो स्पीड गेन तो कर ले लेकिन उसको टाइम लगेगा। फिर रुकने में भी इसी तरह होगा, जो हैवी ऑब्जेक्ट होगा उसको रुकने में टाइम लगेगा, और जो स्लिम वाला पर्सन होगा, जो कम मास वाला पर्सन होगा, वो जल्दी रुक जाएगा। यानी जिस बॉडी के पास मास कम होगा उसकी ये इनर्शियल प्रॉपर्टी भी कम होगी, मास ज़्यादा होगा तो इनर्शियल प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होगी। अब ये जो न्यूटन लॉ है ना, जो हम कह रहे हैं ये बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, स्टेट ऑफ मोशन में है तो वही जो है ना वो कंटिन्यू करेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं करती। तो ये वाली बात सिर्फ इनर्शियल फ्रेम के अंदर वैलिड है। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, यानी ये वो जगह या स्पेस है जिसके अकॉर्डिंग आप जो है ना ऑब्जर्वेशन लेते हैं, रीडिंग लेते हैं, मेजरमेंट लेते हैं। तो ये लेबॉर्ट्री भी हो सकती है, या फिर एक ट्रेन का डब्बा भी हो सकता है, या एक गाड़ी भी हो सकती है, या एक सिंपल कार भी हो सकती है जिसके अंदर आप बैठे जो है ना किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। यानी आप लेबॉर्ट्री में बैठ के भी रीडिंग ले रहे हैं तो लेबॉर्ट्री आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर आप मूविंग बॉडी के अंदर, यानी मूविंग ट्रेन के अंदर मौजूद है या मूविंग कार के अंदर मौजूद है, तो वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो इसकी दो टाइप्स हैं। पहली बात यह है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। इसमें कहा गया कि नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम। मतलब जिसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। एक्सेलरेशन ज़ीरो से क्या मतलब है कि उसकी ना तो वेलोसिटी चेंज होनी है, ना उसकी मतलब मोशन चेंज होनी है, ना डायरेक्शन चेंज होनी है, उसने जो है ना वो इक्विलिब्रियम में रहना है। तो ये इनर्शियल होगा। यानी अब जैसे फ़र्ज़ करें, मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। फ़र्ज़ करें आप एक गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी में आपके साथ सीट पे एक बॉक्स पड़ा हुआ है। अब आप उस गाड़ी के अंदर, अगर वो रुकी हुई है तो आराम से आप एक चाय का कप भी पी सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो वो इनर्शियल फ्रेम है, यानी जो चीज़ जहाँ पड़ी है वो वहीं पड़ी रहेगी, वो अपनी बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स मौजूद नहीं है। तो अगर फ़र्ज़ करूँ वही गाड़ी स्ट्रेट लाइन में मूव करने लग जाए कारपेट रोड के ऊपर बिल्कुल विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन और विदाउट चेंजिंग स्पीड, तो तब भी वही सिचुएशन होगी जो रेस्ट वाली थी। यानी कि इसके लिए कंडीशन ये है कि वो रोड स्मूथ होना चाहिए। तो आप अभी भी स्टिल वही एक चाय का कप और वो जो बॉक्स है वो अपनी जगह पर रहेगा। तो ये अभी भी ये क्या है, इनर्शियल फ्रेम है। अब अगली चीज़ सपोज करें, तो अब यहाँ पर क्या था कि जो इनर्शिया का लॉ था वो वैलिड था, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया इसके अंदर क्या था, वैलिड था। यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसके अंदर वैलिड था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। अब उसी गाड़ी को दोबारा कंसिडर कर लें, लेकिन अब वो गाड़ी जो है ना वो कह लो टर्न ले रही है हाई स्पीड से। जब वो टर्न ले रही होगी तो डेफिनेटली आप वो चाय का कप इजीली नहीं पी सकते। अब आपके ऊपर एक्सटर्नली फोर्स जो है ना वो फील करने लग जाते हैं। उस फोर्स को हम फिक्टिशियस फोर्स का नाम देते हैं, वो हाँ बड़ी क्लासेस में पढ़ाया जाता है, यानी छुपी हुई फोर्स। तो वो आप देखें आपकी गाड़ी जो है ना वो कर्व पास से जब गुजर रही है तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो गाड़ी के जो टायर और रोड है उनके दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। गाड़ी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, यानी गाड़ी को फोर्स मिल रही है एक्सटर्नली और वो उसकी वजह से डायरेक्शन चेंज कर रही है। जबकि आपकी बॉडी को तो कोई फोर्स नहीं मिल रही, जिस वजह से उसने भी तो डायरेक्शन चेंज करनी है गाड़ी के साथ। तो आपकी बॉडी के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगती है, तो आप अपनी कार के अंदर किसी चीज़ को होल्ड करते हैं या पकड़ते हैं या सीट बेल्ट लगाते हैं, जिस वजह से आप अपने आप को स्टेबल करते हैं। तो आप भी अपनी बॉडी के ऊपर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं जिस वजह से आप उस गाड़ी के साथ जो है ना वो टर्न लेते हैं। तो अब हुआ क्या
जैसे ही वो गाड़ी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ डायरेक्शन चेंज होने से, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं रहा, यानी कि अगर गाड़ी ने सडनली ब्रेक लगा दी तो वो जो बॉक्स था वो तो नीचे गिर जाएगा। तो बॉक्स ने अपनी पोजीशन खुद ब खुद ही चेंज कर ली। इसका मतलब वो जो गाड़ी है उसके अंदर लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं है। हमने तो ये सीखा है ना कि एक बॉडी स्टेट खुद ब खुद चेंज करती नहीं है। तो उस वहाँ तो ब्रेक लगने से सडनली जो ना वो क्या हुआ कि वो बॉक्स ने पोजीशन चेंज कर ली, वो नीचे गिर गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो फिर ये क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया इसमें वैलिड नहीं है। तो वो क्या बन गया, नॉन एक्सेलरेटेड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया, यानी कि उसके अंदर एक्सेलरेशन अब जीरो नहीं है। तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो उसके अंदर जो लॉ ऑफ इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो वैलिड नहीं है। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सेलरेशन जीरो ना हो, यानी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या नाम देते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है जी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है सारे, ये आपने याद रखने हैं। अब इसमें फर्स्ट लॉ में सिंपल सी बात ये समझाई गई कि अगर फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेट में चेंज आएगा तो ही मोशन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, उसी के रिजल्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो जब तक फोर्स नहीं आती एक्सटर्नली कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये बातें याद रखनी है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और एमसीक्यूज के लिए भी। अब सेकंड लॉ की तरफ चलते हैं जी। तो अब सेकंड लॉ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि इनर्शियल फ्रेम की एग्जांपल जो है वो हम अर्थ को कंसिडर कर सकते हैं। अर्थ का जो एक्सेलरेशन है वो जो है ना वो इग्नोरेबल है, बहुत कम है, क्योंकि उसके ऑर्बिटल जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर सेकंड है। तो उसे इग्नोर करके हम उसको इनर्शियल जो है ना मान लेते हैं, क्योंकि अर्थ के ऊपर आप कोई भी चीज़ प्लेस करते हैं तो वो काफ़ी टाइम बाद भी वहीं वहीं रहती है, खुद ब खुद अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, तो उसे इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। वैसे परफेक्टली इनर्शियल फ्रेम जो है ना पूरी यूनिवर्स में पॉसिबल नहीं है जो कि नॉन एक्सेलरेटेड हो। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। अब इसमें क्या था, पहले वाले में ये था कि अगर फोर्स एक्ट करेगी तो फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी, किसी किस्म का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करे होगा। और अब है अगर फोर्स एक्ट करेगी तो क्या होगा, लेकिन जब फोर्स एक्ट करेगी बॉडी जो है अपनी स्टेट चेंज कर लेगी, उसके रिजल्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, acceleration is produced in its direction. This acceleration is directly proportional to the applied force and inversely proportional to the mass of the body. यानी सिंपली क्या है कि A प्रोपोर्शनल होगा, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा फोर्स लगने से वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और मास के इन्वर्सली होगा। तो और अगर इसको सिंपलीफाई करें F=m में आता है। तो सिंपली इसमें क्या है कि फर्ज करें गाड़ी है, उसको आप पुश देते हैं, यानी खुद धक्का लगाते हैं और उसको चलाते हैं। अब फर्ज करें दो आदमी बैठे हैं और एक आदमी धक्का लगा रहा है, तो गाड़ी जो है ना मूव करना स्टार्ट करती है, मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। और अगर आप यूँ करते हैं कि फोर्स बढ़ाते हैं तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, यानी कि जो एक आदमी धक्का लगा रहा था अब दो लगाने लग जाते हैं, तो ज़ाहिर सी बात गाड़ी पहले से ज़्यादा मूव करेगी, ज़्यादा वेलोसिटी चेंज होगी, उसके रिजल्ट में क्या होगा, ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो ए प्रोपोर्शनल टू एफ। और अगर फर्ज करें तीन आदमी आ जाते हैं और ज़्यादा मूव करेगी। अब उल्टा कर दें कि आप मास बढ़ाना शुरू कर दें। अब दो आदमी बैठे थे, एक ही धक्का लगा रहा था, सपोज करें वही एक ही धक्का लगाता रहे और हम दो की बजाय तीन आदमी बिठा देते हैं, तो गाड़ी मूव तो करेगी लेकिन पहले से ज़रा कम मूव करेगी, वेलोसिटी में पहले से कम चेंज आएगा और उसके रिजल्ट में एक्सेलरेशन भी कम प्रोड्यूस होगा। मास बढ़ाने से एक्सेलरेशन कम हो गया तो ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी F=ma, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ गई। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने एज ए शॉर्ट तैयार करना है। अब आ जाए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि जब फोर्स एक्ट कर रही होती है तो उसे हम एक्शन का नाम देते हैं। लाजमी बात है हर एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन भी होता है। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इसमें ये एक बात याद रखनी है कि एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं वो दो डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर होते हैं, वो एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते जिससे बॉडी मूव भी ना करे। तो एक साइड बॉक्स भी है वो आपकी बुक में, इसी जहां आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसके साथ ही ग्रीन जो है ना साइड बॉक्स है, उसमें लिखा गया है कि बॉडी यानी जो गाड़ी है, कार है, वो रोड पे जब मूव करती है कौन सी एक्चुअल फोर्स उसको मूव करवाती है। देखें गाड़ी का जो इंजन होता है ना, तो वो उसकी जो व्हील होते हैं उसको जस्ट रोटेट करवाता है। तो बाकी जो फॉरवर्ड मोशन है वो देखें वो कैसे होगी, यानी गाड़ी का इंजन वो जस्ट क्या करेगा, वो व्हील्स को रोटेट करवाएगा। तो जो गाड़ी के टायर हैं वो ज़मीन पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, वो एक्शन फोर्स होगी। उसके रिजल्ट में जो यानी रोड होगा उसका रिएक्शन फोर्स होगा, जिसकी वजह से गाड़ी फॉरवर्ड मूव कर पाएगी। तो रिएक्शन फोर्स ऑफ द रोड जो है ना वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है फॉरवर्ड मोशन ऑफ द कार या जो भी व्हीकल होगी। ठीक है जी। तो ये साइड बॉक्स है, ये याद रखना है क्योंकि ये उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ है कि कौन सी एक्चुअल फोर्स है जो गाड़ी को
फॉरवर्ड मोशन देती है। तो रिएक्शन फोर्स ऑफ द रोड ये आपने याद रखना है, क्योंकि जो गाड़ी का इंजन है वो व्हील्स को रोटेट करवाता है, उसके रिजल्ट में क्या होता है, गाड़ी के टायर रोड पे फोर्स लगाते हैं जिसे एक्शन फोर्स कहते हैं, और रिएक्शन के तौर पे रोड फोर्स लगाता है टायर के ऊपर, और जो है ना गाड़ी आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर पाती है। और ये जो बिटवीन रोड और टायर की दरमियान जो फोर्स है वो फ्रिक्शन की वजह से होती है, यानी ग्रिप जो आती है वो फ्रिक्शन की वजह से आ पाती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन थे, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट हम मोमेंटम की तरफ चलेंगे अगले लेक्चर में। तो टिल देन टेक केयर।